तो क्योंकि मैं जब बोलता हूँ तो लोगों को जहर लगता है जितेंद्र अवार्ड क्या, मतलब अजीत दादा पवार क्या या एक नाथ शिंदे क्या। ये है कि अवार्ड साहब ने उसके अंदर मेहनत किया लेकिन भाई साहब कहीं ना कहीं वो मेहनत दिख नहीं रही ना। कि अगर हमारे यहाँ स्विमिंग पूल चालू करो। क्या 2014 में जब एमएलए का इलेक्शन था तो वो टाइम पे आपको भी एमएलए की दावेदारी बनाई गई थी किसी अन्य पार्टी के थ्रू, लेकिन उस वक्त आपको जो है राज्य मंत्री का पद दे दिया गया और आप वहां पर शांत हो गए। से मैं सबसे बड़ा दावेदार था इस सीट के ऊपर, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैंने ही जितेंद्र अवार्ड का नाम प्रपोज किया था। मैंने उनको चुनाव में हरवाया, उन्होंने मुझे चुनाव में हरवाया, तो मामला बराबर। अगर आपको मौका मिलता है लड़ोगे आप जितेंद्र अवार्ड के खिलाफ? लेकिन जब मौका कभी मिला तो जरूर लड़ूंगा, क्यों नहीं लड़ूंगा। मेरे पास पैसा नहीं है, मैंने 40 साल डायरेक्ट नहीं, आप इनडायरेक्ट बोल रहे हो। सुनिए, ऐसा नहीं, क्या मेरे पास पैसा नहीं है? क्या मैंने शहर में खिदमत नहीं किया? 40 साल खिदमत किया है। अगर मुझसे ज्यादा कोई काम किया है मेरा, तो आके जरा मेरे सामने बात कर ले, तो डिबेट कर ले। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बुलंदाबाज में आप सभी का स्वागत है। मैं नफीस पठान। इस वक्त हम मौजूद है मुमरा के सैयद अली भाई साहब के ऑफिस पे। आपको बता दूं मुमरा में जो है किस तरह से विकास हुआ है और किस तरह से विनाश हुआ है, तो हम आज जानेंगे सैयद अली भाई साहब से, क्योंकि इनका राजनीतिक से जो है पुराना ताल्लुक है। असल में मैनिफेस्टो पे बताया कुछ और गया है और मुमरा की आवाम को मिला कुछ और है। राजनीतिक से पुराना ताल्लुक है और एनसीपी से काफी सालों से सैयद अली भाई साहब जो है जुड़े हुए, तो इनसे ज्यादा विकास के मुद्दे पे कोई और बात ही नहीं कर सकता है। तो आइए हम जानते हैं आज सैयद अली भाई साहब से किस तरह से मुमरा में विकास हुआ है। सैयद अली भाई साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आज तकरीबन 15 साल होने आ गया है। 2008 में मुमरा के हॉस्पिटल की बुनियाद रखी गई थी और ये बुनियाद उस वक्त रखी गई थी जब डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड, जब एमएलए भी नहीं थे, लेकिन उसका क्रेडिट आज कहीं ना कहीं डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड को जाता है। और दूसरी चीज़, इतना साल हो गया, आज भी वो गवर्नमेंट, आज भी हॉस्पिटल जो है फुल फैसिलिटी में चालू नहीं है। मुमरा की आवाम को काफ़ी सारी तकलीफें हैं। अगर आप बात की ली जाए तो मुमरा की आवाम को आज कहीं ना कहीं गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ के लिए कलवा हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। तो आखिर क्या वजह रही होगी कि हॉस्पिटल जो है अभी तक चालू नहीं हुआ? देखिए, ऐसा है कि ये हॉस्पिटल का मामला तो शुरू से ही अंदर पे था, ये लटका हुआ मामला था। इसका सिस्टम समझ में नहीं आया कि महानगर पालिका ने किस तरीके से इसको बनाया और किस तरीके से बनता गया, इसका बजट बड़ा होते गया। अब इसका बेहतर जवाब तो जितेंद्र अवार्ड साहब दे सकते हैं, मेरा तो कोई ज़्यादा उसमें ताल्लुकात था नहीं। एक मरतबा मैंने भी उसकी जांच की मांग की थी कोविड के बाद। लेकिन अवार्ड साहब तो डायरेक्टली बोलते हैं क्या वो हॉस्पिटल का कोई प्राइवेट लेना चाहेगा तो हम उसको दे देंगे। तो मतलब मुमरा के आवाम के बारे में आपको लगता है कि कुछ सोच रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि सरकारी हॉस्पिटल की हालात बड़े ख़राब रहते हैं, आपने देखा भी होगा, तो उसके नज़र से उन्होंने प्राइवेट के लिए बात किया होगा। लेकिन ये तो महानगर पालिका पे डिपेंड होता ना, कि मांगनी तो आदमी कर सकता है, हो सकता है उन्होंने भी मांग किया हो, लेकिन सरकार को सरकारी अस्पताल चलाना चाहिए। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे कि 2008 में वो प्रस्ताव पास हुआ था, उस वक्त डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड का उनके यहाँ पर वजूद भी नहीं था। मुमरा में 2009 के बाद से वजूद आया है, तो 2009 के पहले यहाँ पर एमएलए कौन था? कहा जाता है कि वो एमएलए कभी दिखा ही नहीं। तो आपका राजनीति से पुराना ताल्लुक है, तो आपको सबसे ज़्यादा नॉलेज रही कि 2009 से पहले यहाँ पर एमएलए कौन था? देखिए, 2009 के पहले यहाँ से एमएलए गणेश नाइक साहब थे और मैं भी जनता दल से उनके सामने इलेक्शन लड़ चुका हूँ। 54 बेलापुर ये सीट हुआ करती थी। इसके बाद ये डिवाइड हुई, उसके बाद कई सीटें बनी, ओड़ा माजीवाड़ा बनी, मीरा रोड अलग हो गया, थाने सिटी के अंदर बनी, नवी मुंबई में 2 हो गई, कलवा मुमरा 1 हो गई, ग्रामीण बन गई। तो इस तरीके से सीटें बढ़ी। तब 54 बेलापुर बहुत बड़ा एरिया रहता था, मतलब आप समझ जाइए कि अगर हमको सुबह निकले, अगर हम उत्तन गए तो शाम में फिर नवी मुंबई पहुंच पाएंगे, इतनी बड़ी सीटें थी ये। तो उस टाइम का, उस समय के काम का और आज के काम का डिफरेंट आप नहीं कर सकते, क्योंकि तब राज्य सरकार के पास इतना पैसा नहीं रहता था। क्या ये मान सकते हैं क्या डॉक्टर जितेंद्र और गणेश नायक को कंपेयर करें तो दोनों में से ज़्यादा काम किसने किया रहेगा आपके हिसाब से? देखिए, ऐसा है कि कॉन्स्टिट्यूंसी छोटी हो गई, कॉन्स्टिट्यूंसी छोटी हो गई। जब वो बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी थी 54 बेलापुर, तब टोटल एमएलए को मिलता था 50 लाख रुपया फंड, तो बल्ब भी नहीं लगा सकता था।
तब सरकारों के पास इतना बजट नहीं था, सेंट्रल गवर्नमेंट्स के बजट नहीं आते थे। अब छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी होने के बाद आदमी का काम दिखने लगता है, तो वो काम दिखा, छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी हुई ना। तो मतलब लेकिन ये अगर constitution में अगर ये 54 बेलापुर होती तो गणेश नाइक क्या, जितेंद्र आवाड क्या, शरद मतलब अजीत दादा पवार क्या, या एकनाथ शिंदे क्या, बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी होती है। मतलब उन्होंने इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन में तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल का प्रस्ताव तो मुमरा में दिया, ये गणेश नायक का ही काम हुआ रहेगा ना, क्योंकि 2008 में आया है प्रस्ताव। ऐसा नहीं, ये एक प्रस्ताव बनाया जाता है एरिया के डेवलपिंग उसके वजह से ये बनता है। तो 20 साल के अंदर ऐसे बनाया जाता, तो वो 20 साल पुराना हमारा था, स्टेडियम भी था उसमें हमारा हॉस्पिटल था, सरकारी अस्पताल था, उसमें हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज था, वो तमाम सब उसमें रिजर्वेशन के अंदर थे वो, है ना। वो आवाड साहब के आने के पहले थे, लेकिन ये है कि आवाड साहब ने उसके अंदर मेहनत किया। लेकिन भाई साहब कहीं ना कहीं वो मेहनत दिख नहीं रही ना। आज अगर देखा जाएगा तो अगर स्टेडियम भी है तो वो भी तो प्राइवेटाइजेशन है ना। वहां पर अगर देखा गया है कि अगर क्रिकेट टूर्नामेंट होगी तो फंड लेके पैसे लेके वहां पर क्रिकेट टूर्नामेंट होती है, बच्चों के खेलने के लिए सुविधा नहीं है। इसके अलावा अगर मैं बात कर लूँ तो वहां पर स्विमिंग पूल जो था वो कई सदियों से बंद है। अगर इसके अलावा मैं बात करूँ तो स्टेडियम में जो सुबह खुलता है, शाम में स्टेडियम खुलता नहीं है। तो आप मुझे बताइए मुमरा की महिलाओं के लिए या मुमरा के बच्चों के लिए डॉक्टर जितेंद्र आवाड ने क्या किया है? देखिए, ऐसा स्टेडियम बन गया है, मॉर्निंग के टाइम पे खोला जाता है वॉक के लिए। और आप एक चीज़ आप ये याद रखिए कि शहर में जो चीज़ें हैं, जैसे मैंने कहा स्टेडियम हमारी धरोहर है, लेकिन उसका क्या हाल है अगर खोल दिया जाए पूरे दिन में, तो एक मेरे ख्याल से बाथरूम का एक कांच नहीं बचेगा, एक वो नहीं बचे। हम मान लेते हैं। देखिए कैसा है कि लोगों को भी जो हमारी चीज़ें हैं उसके ऊपर हमारा ध्यान रखना चाहिए। रहा सवाल एक उतना बड़ा स्टेडियम को अगर मेंटेन ना किया जाए, अगर प्राइवेट ना दिया जाए, तो इस पे आवाड साहब को बोल के कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि प्राइवेट रहेगा तो ही टिक पाएगा। अगर वो खुले में छोड़ दिया गया तो वो स्टेडियम नहीं हो जाएगा। तो आप प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट करते हो? नहीं, प्राइवेटाइजेशन को जहाँ अच्छी चीज़ें वहाँ पे सपोर्ट करना पड़ेगा। देखो तो आज की भागीदारी ये है कि अच्छी चीज़ों को आप सपोर्ट करें और गलत चीज़ों को आप इनकार करें। तो वही प्राइवेटाइजेशन को लेकर मुमरा की आवाम को क्या मिल रहा है, आप मुझे बताइए ना। अगर मुमरा की आवाम को अगर क्या नाम है वहाँ पर खेलने के लिए अगर जगह नहीं मिल रही, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप डेली बेसिस पर उसको चालू कीजिए, एटलीस्ट स्विमिंग पूल तो आप कहीं ना कहीं चालू तो कर सकते हो ना। कई सदियों से स्विमिंग पूल बंद है। नौजवान आज मुमरा के कहीं ना कहीं कल्याण जाते हैं, तो कोई डोंबिवली जाता है, तो कोई कलवा जाता है। तो ये सब जगह पे आज मुमरा के नौजवान जाते हैं। जब हमारे पास वो फैसिलिटी है तो वो सारी चीजें चालू क्यों नहीं हो रही है? देखिए ऐसा है कि कोशिश करना चाहिए। मैं भी आमदार साहब से बात करूंगा कि ये स्विमिंग पूल जो है हमारा बहुत बड़ा स्विमिंग पूल था, और ये एशियाड के लेवल पे बना था जी। कि इससे बच्चे तैराकी करके निकलेंगे बाहर। लेकिन आफ्टर ऑल मैं बार बार बोलता हूँ आपको, और हर चैनल को बोलता हूँ कि माइनॉरिटीज़ एरिया में, जहाँ माइनॉरिटीज़ का एरिया रहता है ना, वहाँ पे ऐसे काम नहीं किए जाते, क्योंकि हम सवाल पूछते नहीं हैं, हम तो जयकारा में लगे रहते हैं। तो जब जयकारा ऐसा करते रहेंगे और काम के बारे में नहीं पूछेंगे, हर चीज़ की जिम्मेदारी आवाड साहब को मत दो ना। हम क्या कर रहे हैं सोचिए ना। बनाइए, ह्यूमन चेन बनते रहती है ना मुमरा में, आए दिन बनाइए एक चेन कि हमारे यहाँ स्विमिंग पूल चालू करो। तो एक विकास के नाम पे मुमरा को बंद करने का जिस दिन मुमरा के लोग सोचेंगे ना, उस दिन यहाँ विकास होगा। और जब तक जयकारा के लिए होगा तो उसका हाल ऐसे ही रहेगा। वो स्टेडियम बनेगा, स्टेडियम नहीं चलेगा, स्विमिंग पूल बनेगा, महानगर पालिका नहीं चालू करेगी, अधिकारी को कोई सवाल करेगा नहीं, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि मेरी अधिकारी से मीठागिरी रहे, मैं मीठा बने रहूं, ताकि मेरे वार्ड में काम हो जाए, ये हो जाए। सवाल जब तक महानगर पालिका में, अभी तो फिलहाल महानगर पालिका है नहीं, लेकिन जब महानगर पालिका बने चुनाव होने के बाद, तो इतना एग्रेसिव सवाल उठना चाहिए। तो जब ये सब चीज़ों पे सवाल नहीं उठेगा ना साहब, जब तक कुछ काम नहीं होगा। मैंने कहा था टोरेंट के मुद्दे पे कि आइए 1 लाख लोग एक साथ में उतरे, देखें कि कैसे गवर्नमेंट इसको लागू करती है। लेकिन साहब आप आओगे नहीं, आप आंदोलन देखिए, जब तक आंदोलन नहीं, देखिए कोई भी चीज में इतना याद रखिए,
पुलिस इंसाफ नहीं कर रही है, कारपोरेशन काम नहीं कर रही है, नेता काम नहीं कर रहा है। हर चीज के लिए पार्टिसिपेट अगर पब्लिक अवाम अगर एक मर्तबा कायदे से झकझोर के उतर जाए ना, सारे काम चालू हो जाते। ठीक है, आप जैसा बोल रहे हो क्या टॉरेंट के मुद्दे पे आम जनता को आना चाहिए, तो आप मुझे बताइए टॉरेंट के मुद्दे को लेकर सबसे बड़ा आंदोलन का जो जिम्मा उठाया था वो कहीं ना कहीं शमीम खान ने उठाया था ना। देखिए ऐसा है, तो आज वो आंदोलन भी तो कहीं दिखा नहीं ना। तो ठीक है। कहीं ना कहीं अभी हाल ही में हमने एक इंटरव्यू भी लिए थे राजू अंसारी का, तो उन्होंने साफ तौर पे ये कहा था कि बहुत बड़ा कमीशन खाया है और अभी भी खा रहे, नाम नहीं लिए। तो ये कमीशन कौन खाया? कहीं ना कहीं कहा जाता है कि कुछ भी प्राइवेटाइजेशन आता है तो कहीं ना कहीं एमएलए की उसमें सिग्नेचर होती है, खासदार की होती है, बड़े अधिकारी की सिग्नेचर होती है, उन सब की सिग्नेचर से कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन। तो क्या सच्चाई है इस बारे में? देखिए ये तो मुद्दा इतना पुराना हो चुका है और इतना वो हो चुका है कि इस पे बात करना मेरे ख्याल से क्या रहता है कि आप बात करो तो ऐसा लगता है कि जैसा कि हर सवाल का जवाब मैं तो अब ये बोलता हूँ, आप लोगों से भी गुजारिश करता हूँ कि ऐसे सवालात का जवाब आप उन्हीं लोग से पूछें जो लोग इस पे हैं, जो लोगों के हाथ में था, है ना। मुझसे आप वही सवाल पूछो जो मुझ तक है ना। मैं बोलूँ, क्योंकि मैं जब बोलता हूँ ना तो लोगों को जहर लगता है, तो मैं आजकल थोड़ा कम बोलने लगा हूँ। क्योंकि देखिए कोई भी चीज, मैं बार बार फिर एक बात मैं बोलता हूँ कि आवाम और जनता जिस दिन जिस टाइम चाह ले गई ना, सारे काम होंगे और हाथ जोड़ के होंगे और पैर पड़ के होंगे। और जब तक आवाम सोचेगी जयकारा लगाते रहो और इसी पे सब कुछ डाल दो, तो ऐसा नहीं चलता है। खुद भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। शहर बनाने के लिए जिम्मेदारी आप डाल देते हो, शहर के ऊपर वॉच भी करो ना कि शहर में क्या हो रहा है, किस तरीके का माहौल चल रहा है शहर के अंदर। जब हमारा शहर हम बोलते हैं तो हमारे शहर पे हमको वॉच रखना पड़ेगा। तो इसमें अगर जिस दिन जनता, अगर मैं बोलता हूँ 20% खाली जनता इंटरेस्ट ले ले, आप देखिए सब सीधे हो जाएंगे। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, ऐसा बोला गया था कि बहुत पहले क्या 2014 में जब एमएलए का इलेक्शन था तो वो टाइम पे आपको भी एमएलए की दावेदारी बनाई गई थी किसी अन्य पार्टी के थ्रू, लेकिन उस वक्त आपको जो है राज्य मंत्री का पद दे दिया गया और आप वहाँ पर शांत हो गए। नहीं, ऐसा नहीं था। जिस वक्त जिस वक्त ये सीट का निर्णय हुआ था तो माइनॉरिटीज की तरफ से मैं सबसे बड़ा दावेदार था इस सीट के ऊपर, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैंने ही जितेंद्र अवार्ड का नाम प्रपोज किया था और तब मैं नगर सेवक था, तब मैं मंत्री नहीं था। अच्छा। मंत्री में 2.5 साल मैं नगर सेवक होने के बाद जब दोबारा चुनाव हुआ, उसके अंदर जब पूरे शहर के लोगों ने अवार्ड साहब की दुश्मनी मुझसे निकाला और सब ने मिल के इसमें ना, हमारे चाहे सुभाष भोईर साहब हों, चाहे हमारे राजन किनी साहब हों, चाहे हमारे शिवदास भगत साहब मरहूम स्वर्गवासी वो हों, और राजन किनी तो अवार्ड साहब के सामने चुनाव लड़े थे, तो उस वक्त सबसे चर्चित आदमी मैं था, क्योंकि मैं ही अवार्ड साहब का उस वक्त सर्वे सर्वा था। तो वो लड़ाई इतनी दुश्मनी पैदा हुई उसमें कि महानगर पालिका मेरे को छोड़ना पड़ा, क्योंकि इन लोगों ने मिलके मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा। और षड्यंत्र क्या रचा, सीधी सी बात है, मैं इसको षड्यंत्र नहीं मानता। जब मैंने जो किया उसका जवाब उन्होंने मुझे दिया, मैंने उनको चुनाव में हरवाया, उन्होंने मुझे चुनाव में हरवाया, तो मामला बराबर। मेरा राजन केनी को मैंने चुनाव हरवाया था तो उन्होंने अपना बदला निकालना चाहिए बिल्कुल। अगर मैं किसी के खिलाफ हूं तो कोई मेरे भी खिलाफ होगा। मेरा सुभाष भोईर साहब के खिलाफ मैं चुनाव में उनके खिलाफ गया, उनका टिकट कटवाया, तो उनका गुस्सा मेरे ऊपर वाजिब था, उन्होंने अपना काम किया, मैं इससे नाराज नहीं हूँ। अच्छा, कहीं ना कहीं आज 2024 के इलेक्शन में कहीं ना कहीं मुमरा की आवाम की जो नज़र जो है वो आप पे टिकी हुई है। मुमरा की आवाम चाहती है क्या सैयद अली भाई साहब जो है मुमरा के कॉन्स्टिट्यूशन से जो है एमएलए का चुनाव लड़े, या तो आप या तो फिर नजीब मुल्ला। अगर आपको मौका मिलता है लड़ोगे आप जितेंद्र अवार्ड के खिलाफ इलेक्शन में? देखिए ऐसा है, जितेंद्र अवार्ड के खिलाफ नहीं, ये एक गलत बात हो जाती है मैं ना। लेकिन जब मौका कभी मिला तो जरूर लड़ूंगा, क्यों नहीं लड़ूंगा। मेरे पास पैसा नहीं है, मैंने 40 साल डायरेक्ट नहीं, आप इनडायरेक्ट बोल रहे हैं। सुनिए, ऐसा नहीं, क्या मेरे पास पैसा नहीं है, क्या मैंने शहर में खिदमत नहीं किया, 40 साल खिदमत किया है।
हमारे खानदान ने एजुकेशन धार्मिक चीज़ों पे काम किया है। 40 साल का सफ़र है शहर के अंदर, तो मुझसे ज़्यादा काम कौन किया है? अगर मुझसे ज़्यादा कोई काम किया है मेरा, तो आके जरा मेरे सामने बात कर ले, या तो डिबेट कर ले, कहीं पे भी बैनर पोस्टर, और बगैर शहर से लिए मैंने शहर का कुछ नहीं खाया है, कुछ मेरा लेना देना नहीं है ना। अपना खा के मैंने काम किया शहर का। मैं नगर सेवक खाली 5 साल था, गवर्नमेंट उस पर ना, बाकी मैंने हमेशा वो कि आज भी ये ऑफिस है, आज भी ये खुला रहता है, टाइम पे मिलता हूँ। तो ये हमारा काम है, शौक है हमारा, राजनीति हमारा शौक है, पेशा धंधा नहीं है कि इससे मैं ये करूँगा तो फिर मैं शादी करूँगा, फिर इससे मेरा वो होगा, फिर मुझसे लोग डरेंगे, मैं ये बन जाऊँगा तो मुझसे और लोग खौफ खाएंगे। नहीं, मैं सईद अली अशरफ हूँ, अपनी आवाम के लिए हूँ, जब चाहिए जहाँ चाहिए वहाँ हाजिर हूँ। और जब मौका मिलेगा, अल्लाह ताला जब कभी कोई ऐसा मौका लाएगा तो देखा जाएगा, लेकिन लड़ने की कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं। आखिरी सवाल रहेगा सैद अली भाई साहब आपसे। आज मुमरा में जो है सबसे बड़ा मुद्दा जो बना हुआ है वो टॉरेंट का बना हुआ है, क्योंकि आज मुमरा की जनता को जितना लाइट बिल है और जितना रेंट आ रहा है उससे ज़्यादा लाइट बिल आ रही है। अगर 5,000 रेंट है तो 6,000 लाइट बिल आ रही है। तो मुमरा की आवाम क्या खाएगी, क्या पहनेगी, क्या बचाएगी? तो आवाम जो इस कदर गुस्से में है, कहीं ना कहीं सीट हिलाने की ताकत रखती है मुमरा की आवाम। क्या लगता है मुमरा की आवाम इस मुद्दे को लेकर सीट हिला सकती है? देखिए, ऐसा है कि आवाम तो है, मैं तो ये बोलता हूँ कि आवाम जैसा कहावत है ना कि आवाम के सामने हाथ जोड़ के जाना पड़ता है। ये जनता है, ये जिस दिन चाह लेगी प्रधानमंत्री को गिरा देगी तो हम क्या है, और हमारा वजूद क्या है ना। उन्हीं के आवाम की ही वजूद से हम बनते हैं, और आवाम जिस दिन चाहेगी उतरो तो उतरना है। तो चाहे मोदी जी हो, चाहे हम हो, या कोई भी हो, जिस दिन आवाम सोच लेगी उस दिन हमारा काम कर देगी। ये है कि ये बात बिल्कुल सच है कि टोरेंट की वजह से हमारे शहर के जो पासमानदा तबका है वो तो बहुत ज़्यादा परेशान है, हद से ज़्यादा परेशान है वो, है ना। जो सुपर मिडिल क्लास है उनका तो ठीक है भाई, मिडिल क्लास भी कैसा कैसा बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन लोअर मिडिल क्लास तो बहुत एकदम ख़त्म पे आ गया है वाकई, मतलब ये। लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ हैं, इसके लिए मैंने फिर कहा आपसे कि अगर कायदे से एक बड़ा जन आंदोलन तैयार होता है और गवर्नमेंट पे ये दबाव डाला जाता है कि ये कंपनी को बदल के टाटा लाओ या कुछ और लाओ, तो इस पर कुछ काम किया जा सकता है। फिलहाल मुझे दूर तक कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से सियासत चल रही है ना, मेरे समझ के बाहर है। बहुत बहुत शुक्रिया सैद अली भाई साहब जानकारी देने। जैसा कि आप सुन रहे थे एनसीपी के दिग्गज नेता सैद अली भाई साहब को, जिन्होंने राजनीति से जिनका बहुत पुराना ताल्लुक है। तो 2009 से पहले किस तरह से काम हुआ था और 2009 के बाद किस तरह से काम हो रहा है, ये पूरे मुद्दे को लेकर सैद अली भाई साहब ने एक अहम जानकारी दी है। और आपको बता दूं, अगर आपको टॉरेंट के मुद्दे को लेकर अगर आपको टॉरेंट को वाकई में यहाँ से भगाने का, तो कहीं ना कहीं एक जन आंदोलन करना होगा, जैसा सैद अली भाई साहब ने कहा। कैमरामैन रेहान के साथ मैं नफीस पठान, बुलंदवास, मुमरा।